नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट हिंदी टेस्ट के बारे में, जो संपूर्ण सिलेबस पर आपका आधारित रहेगा। 30 क्वेश्चन है जिसमें व्याकरण और शिक्षण विधियाँ दोनों शामिल है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहने वाला है। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, जो संस्कृत का जो संपूर्ण क्रैश कोर्स था अपना, संस्कृत संपूर्ण क्रैश कोर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लें। तो बहुत ही शानदार वीडियो है, निश्चित रूप से आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। वो वीडियो तो ज़रूर देखें और ये टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। पहला प्रश्न आपके सामने है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प आपके हैं मजाक बनाना, ऊपर उड़ना, मना करना या चिढ़ाना। दोस्तों, यहाँ पर अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आप जल्दी से कमेंट करें पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों, पहला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा मना करना। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना। आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, इसके लिए आपको उपयुक्त लोकोक्ति बतानी है। विकल्प है अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए, नाचने जाने आंगन टेढ़ा या बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों, ओछा व्यक्ति अधिक इतराता है, इसके लिए सही लोकोक्ति रहेगी अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, बी विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है तीसरा, जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, पद परिचय या पदान्वय। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 3 है उसका सही विकल्प कौन सा रहेगा? पहला विकल्प सही रहेगा, उद्देश्य कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है, कर्ता, कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। दोस्तों, कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, कौन सा संज्ञा उपवाक्य है? 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है ये बताना है। विकल्प आपका पहला है, जहां वर्षा होगी वहां ज्योत्सना होगी। दूसरा है, महेंद्र चतुर है और सुरेंद्र मूर्ख है। तीसरा है, यदि वह समय पर जाता तो बस मिल जाती। चौथा है, अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। दोस्तों, संज्ञा उपवाक्य पूछा है, तो प्रश्न नंबर 4 का आपको कमेंट करना है। चलिए, प्रश्न नंबर जो 4 है उसका सही विकल्प रहेगा चौथा, डी ऑप्शन, अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। देखिए दोस्तों, जहां पर की और इसलिए ये 2 वर्ड आ जाए तो आप समझना कि वह कौन सा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मितभाषी किसे कहा जाता है? वह जो कम खर्च करता है, वह जो कम खाता है, वह जो कम बोलता है और वह जो मीठे वचन बोलता है। ये 4 विकल्प आपके हैं मितभाषी के लिए। मितभाषी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है। प्रश्न नंबर जो 5 का सही है वह रहेगा तीसरा विकल्प, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वह जो कम बोलता है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? मितभाषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मितभाषी। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस का जो वीडियो है, लेक्चर आपको 4.5-5 घंटे का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देखना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलद, उद्दीप, पंकज या रत्नाकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, पंकज। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा छठे क्वेश्चन का। 7वां प्रश्न है, कौन सा जोड़ा विलोम अशुद्ध है? कौन सा जोड़ा जिसमें विलोम अशुद्ध है? अथ, इति, जंगम, स्थावर, उन्मिलन, निमिलन और कोमल, कठोर। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा।
तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन। उन्मीलन का निमीलन नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इन्हीं प्रत्यय, यहाँ पे ये प्रत्यय है, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प पहला है हंसिनी, दूसरा है हथिनी, तीसरा है भिकारिनी और चौथा है सरोजिनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है इन चार में से, तो आप कमेंट करें जल्दी से। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर जो 8 है उसका सही आंसर रहेगा भिकारिनी। भिकारिन प्लस नी, केवल नी लगा है, इनी नहीं लगा है। बाकी में हंस प्लस इनी हंसिनी, हाथी प्लस इनी हथिनी, ठीक है ना। तो ये भिकारिन प्लस नी लगा है, ठीक है ना। तो इसमें जो सी है वो बिल्कुल गलत है, सही ऑप्शन रहेगा सी वाला। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, सी ऑप्शन में नहीं हुआ है। अगला है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया है। विकल्प आपके हैं बहुब्री, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। जल्दी से बताएं प्रश्न नंबर जो 9 है उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 9 है उसका सही आंसर रहेगा बहुब्री समास। विकल्प नंबर ए सही रहेगा, ए करेक्ट है, इसमें पीताम्बर में बहुब्री समास है। अगला है दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। कौन सा उपसर्ग है, दुस, दुस, दु या दुस। देखिए दुस 3 प्रकार से लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर बी, दुस, ये वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला है द्वंद्व समास का कौन सा विकल्प नहीं है। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें द्वंद्व समास नहीं हो रहा है। धर्माधर्म, घर घर, रुपया पैसा या दाल रोटी। तो प्यारे साथियों जो प्रश्न नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 11 में दूसरा विकल्प सही रहेगा, घर घर, इसमें आवर्ती हो रही है तो अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी धर्म और अधर्म इसमें है, रुपया पैसा इसमें है, दाल और रोटी इसमें है, ये सारे द्वंद्व के हैं, लेकिन घर घर इसमें द्वंद्व समास नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सदैव बहुवचन नहीं होता है, यानी सदैव बहुवचन में कौन सा नहीं रहता है। विकल्प आपके हैं हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। ये 4 विकल्प है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। दोस्तों 12वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन, सोना, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सदैव बहुवचन नहीं होता है, बाकी हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण ये सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन 13वां। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, वाक्य किस काल का है। दोस्तों प्रश्न क्या है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, यह वाक्य किस काल का है। विकल्प आपके हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल। ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर जो 13 का सही विकल्प है वह रहेगा ए ऑप्शन, हेतु हेतु मद भूतकाल का ये सेंटेंस है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 देखें। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुंजन गाना गाती है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है, वर्षा पत्र लिखती है। किसमें क्रिया विशेषण लगा है ये आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चनों का लेवल है, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इसी प्रकार के टेस्ट रोजाना पाने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग सी ऑप्शन में हुआ है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सही संधि विच्छेद कौन सा है। सही संधि विच्छेद कौन सा है। यशः प्लस दा बराबर यशोदा, सदा प्लस एव बराबर सदैव,
मन प्लस हर बराबर मनोहर, उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। आपको बड़े ध्यान से देखना है और बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है इनमें से। प्रश्न नंबर जो 15 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ए विकल्प, यशः प्लस दा यशोदा, इसमें विसर्ग संधि है, ये बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 16वां प्रश्न, अर्ध स्वर कौन सा है? ये व, ए ई, के ओ, हे ए। दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि अर्ध स्वर कौन सा है। प्रश्न नंबर जो 16 है उसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। अब प्यारे साथियों, जो प्रश्न नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ये व, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये और वे जो है ये अर्ध स्वर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजवीर विद्यालय जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। राजवीर विद्यालय जाता है, यहां राजवीर व विद्यालय शब्द में कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध? बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 का सही विकल्प कौन सा होगा? राजवीर विद्यालय जाता है, राजवीर और विद्यालय शब्द में कौन सा पदबंध है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों राजवीर और विद्यालय शब्द में संज्ञा पदबंध का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी। अगला प्रश्न है, हे का उच्चारण स्थान कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हे का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, दंत, अली, जीवा या ओष्ठ? चलिए बताएं जल्दी से 18 नंबर का क्या सही रहेगा। हे का उच्चारण स्थान दोस्तों यहां पर इन उदाहरणों को देखते हुए करेक्ट आंसर अली जीवा रहेगा, सी ऑप्शन। वैसे हे का उच्चारण स्थान आपने कंठ पढ़ा है, यदि कंठ विकल्प में नहीं है तो आप अली जीवा करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में अयादि संधि हुई है? किस शब्द में अयादि संधि है? भविष्य, नयन, रामायण या ए व बी दोनों? तो दोस्तों किस शब्द में अयादि संधि है ये बताना है। प्रश्न नंबर जो 19 है उसका सही आंसर कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, ए व बी दोनों में। भविष्य अब आ रहा है, देखो नयन अन आई आ रहा है, तो भविष्य भी और नयन ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? अयादि संधि के उदाहरण है। तो विकल्प ए व बी दोनों सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मनोज, दिनेश, अरविंद या सतदल? तो दोस्तों इन चारों में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब शिक्षण विधियां आ रही है आपके सामने। सुलेख व्यक्ति शिक्षा का आवश्यक पहलू है। सुलेख व्यक्ति शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, फ्रोबेल, सीताराम चतुर्वेदी या अरस्तु? ये चार विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हैं। दोस्तों बताएं प्रश्न नंबर 21 का सही विकल्प कौन सा रहेगा? सुलेख व्यक्ति शिक्षा का आवश्यक पहलू है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ये विकल्प बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला है दोस्तों, महाभारत और रामायण इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार के आपको ग्रंथ पढ़ाने के लिए, इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी काम में आएगी? महाभारत है, रामायण है इत्यादि ग्रंथ जो पढ़ाते हैं उनके लिए श्रेष्ठ विधि आपसे पूछी है। कहानी विधि, व्याख्या विधि, गीत विधि या भाषा प्रयोगशाला विधि? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का आपको कमेंट करना है अब क्या राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर जो 22 दिखाई दे रहा है आपको, इसका सही विकल्प रहेगा ए ऑप्शन, कहानी विधि के माध्यम से इत्यादि ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे 23वां प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि करने की विधा कौन सी है? यदि आपको शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो आपको कौन सी विधा चाहिए? गद्य, पद्य, कहानी या संवाद? ये चार विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है, बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो मित्रों शब्द भंडार में यदि वृद्धि करनी है तो उसके लिए आवश्यक विधा है गद्य। ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला है, उद्देश्य कथन का संबंध किससे होता है? तो उद्देश्य कथन बोलता है प्रस्तावना के बाद, आपको पता है आपने बीएड या बीएसटीसी में किया होगा इंटर्नशिप, तो वहाँ पर आपको प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन बोला जाता है।
तो उसका संबंध किससे होता है ये बताना है। प्रकरण से, नवीन ज्ञान से, ए व बी दोनों से, या कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हुए आपको आंसर करना है प्रश्न नंबर 24 का। तो प्रश्न नंबर जो 24 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। ठीक है, प्रकरण बताया जाता है उद्देश्य कथन में कि छात्रों हम आज ये पढ़ने वाले हैं, और नवीन ज्ञान से उसका संबंध होता है क्योंकि प्रस्तावना पहले पढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार सीटेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई ये क्वेश्चन है। 1983, 1960, 1961 या 1962। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन रहेगा। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। 1961 याद रखना है अब आपको। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है 26वां, वाचन में कौन सी विधि प्रचलित है। वाचन की कौन सी विधि प्रचलित है। आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि या व्याकरण विधि। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 26 का सही विकल्प रहेगा आपका सी ऑप्शन, भाषा शिक्षण यंत्र विधि के माध्यम से वाचन करवाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया। 27वां प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया। हर्बर्ट, फ्रोबेल, अरस्तु या माइकल सेमर। ये 4 विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है, बताएं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों, ध्वन्यात्मक जो विधि है उसका प्रतिपादन किया है माइकल सेमर ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला है 28वां, शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन होता है। स्वतंत्र चर कौन होता है ये बताना है। अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम या सभी। ये 4 विकल्प हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन होता है ये बताइए, कमेंट करें। 28 नंबर का जो सही विकल्प रहेगा वह कौन सा रहेगा। अध्यापक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अध्यापक स्वतंत्र है, ध्यान रखना है। छात्र जो है उसको आश्रित चर कहा जाता है, ध्यान रखना है, पूछ ले कभी। आश्रित चर, और जो पाठ्यक्रम है वो होता है मध्यस्थ चर। क्या होता है, मध्यस्थ चर। तो अध्यापक स्वतंत्र चर, छात्र आश्रित चर और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, भाव पक्ष और कला पक्ष का विवेचन किया जाता है किसमें। प्रश्न नंबर 29 है, भाव पक्ष और कला पक्ष का विवेचन किसमें किया जाता है। व्याकरण विधि, समीक्षा विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि। ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न नंबर 29 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या रहेगा प्यारे साथियों। भाव पक्ष और कला पक्ष का जो विवेचन किया जाता है वो समीक्षा विधि में करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक बालक पाठ्य वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। विकल्प आपके हैं ज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, सृजनात्मक पक्ष या ये सभी। ये 4 विकल्प है। देखिए, पाठ्य वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता है, यह है किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, बताना है आपको प्रश्न नंबर 30 का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर रहेगा ज्ञानात्मक पक्ष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे और 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और संस्कृत का वीडियो यदि संपूर्ण क्रैश कोर्स का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।